नमस्कार, मैं हूं रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का यह 19वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में। अभी तक हमने संसद के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में चर्चा की है। सरकार के 3 अंग होते हैं, हमने चर्चा के दौरान बताया था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, इनकी चर्चा हम पहले ही लेक्चर में कर चुके हैं। व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्यसभा की चर्चा की जा चुकी है। आज लोकसभा पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लोकसभा संसद का निचला सदन है और लोकप्रिय सदन है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। यह लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन का मतलब कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। राज्यसभा में जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि सदस्य नहीं होते, बल्कि राज्यसभा में विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस तरह से लोकसभा लोकप्रिय सदन है। लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है लोकसभा के लिए, जिन्हें सांसद कहा जाता है, लोकसभा सांसद कहा जाता है। इन प्रतिनिधियों से मिलकर के लोकसभा बनती है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। भारतीय संविधान में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 दी हुई है, जिसमें कि 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाएंगे। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो वह 2 सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। अब एंग्लो इंडियन क्या है वह भी बताते चलें। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय मूल का हो और दूसरा यूरोपीय मूल का हो। वैसे एंग्लो इंडियन का शाब्दिक अर्थ तो अंग्रेजी मूल का होना चाहिए, किंतु इसमें फ्रांसीसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच जो भी भारत में आए थे, अगर उनका कोई भी यूरोपीय वंशज है, यूरोपीय माता पिता और भारतीय माता पिता का मिश्रण है वह, तो ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहेंगे। भारत आज़ाद होने के बाद भी भारत में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, इनकी संख्या हजारों लाखों में है, लेकिन एक जगह इकट्ठा नहीं है। उनकी इतनी संख्या नहीं है कि अपने लिए लोकसभा प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें वह। इस कारण से उनके लिए मनोनयन की व्यवस्था की गई है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 1960 यानी 10 वर्षों के लिए की गई थी, किंतु लगातार इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की भांति इसे भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। जनवरी 2020 में इस आरक्षण या इस मनोनयन का की जो इसकी वैधता है, या ये कहिए कि 2020 तक इसे संविधान में लागू करने का प्रावधान किया गया था। 2020 के पहले ही इसे फिर से संशोधन करके या अधिनियम पारित करके संसद इसे बढ़ा सकती थी 10 वर्ष के लिए, किंतु संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाया है, उसके आरक्षित सीटों को बढ़ाया है और एंग्लो इंडियन की सीटों को नहीं बढ़ाया है। तो यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगे लोकसभा में एंग्लो इंडियन सीट जो मनोनीत की जाती है वह नहीं रहेगी। हालांकि कोई संशोधन नहीं हुआ है, केवल इसका जो 2 सीटों का मनोनयन है इसे 10 साल के लिए बढ़ाना होता है, इसकी वैधता को अपडेट करना होता है एक तरह से समझिए, तो वह नहीं किया गया है। वर्तमान में 545 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से कि 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। इनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि वह सारे व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वह वोट कर सकते हैं। वो चाहे जिस जाति, धर्म या किसी समुदाय के हों, लिंग के हों, किसी भी स्थान से हों, वह सारे भारत के नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वह मतदान कर सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार के लिए जो आयु 18 वर्ष की है वह पहले 21 वर्ष थी, इसे संशोधन करके और 18 वर्ष किया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया, लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। पहले सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है।
यह निर्वाचन क्षेत्र का अनुपात ऐसे रखा जाता है कि राज्यों के बीच और निर्वाचन क्षेत्रों के बीच जनसंख्या का अनुपात बराबर रहे या लगभग बराबर रहे। इस तरह से बांटा जाता है कि जैसे जिन राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है तो उन राज्यों के अंदर यानी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक दूसरे से और दूसरा राज्यों के बाहर अर्थात एक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र और दूसरे राज्य के निर्वाचन क्षेत्र इस तरह से बांटे जाएं कि उनमें जनसंख्या का जो अनुपात है वह बराबर हो। अर्थात 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद का चुनाव अगर किया जाना है तो लगभग 10 लाख, 10.5 लाख, 11 लाख ऐसे ही अनुपात में रहे, इससे ज़्यादा अंतर न हो। एक अन्य बात कि यह जो जनगणना की बात की गई है, सीटों का निर्वाचन की बात की गई है, तो 1971 में जो अधिनियम पारित किया गया उसके अनुसार 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया कि 2026 तक यह निर्वाचन क्षेत्रों का जो आवंटन है कि किस राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे, यह आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। और यह आवंटन कब तक होगा? 2026 तक। अर्थात 2026 तक वही आवंटन होगा जो 1971 की जनगणना के आधार पर पहले किया गया था। हालांकि इसके लिए एक अन्य प्रावधान भी है कि परिसीमन किया जाता है। दो बातें हैं, पहले तो निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन और दूसरा परिसीमन या समायोजन। तो परिसीमन के दौरान यह होता है कि जैसे किसी क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी और किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि शहरों में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और गाँवों में जनसंख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि शहरों में लगातार दूसरे जगह से गाँवों से लोग आकर के बस रहे हैं और इस तरह के प्रवासन के कारण शहरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। तो जिन निर्वाचन क्षेत्रों की, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है उनको परिसीमन के द्वारा संतुलित करना होता है। अर्थात कुछ क्षेत्रों को हटा करके दूसरे क्षेत्रों में जोड़ा जाता है जिससे कि उनकी जनसंख्या में अनुपात बराबर बना रहे। तो यह कौन से आधार पर किया जाएगा? यह किया जाएगा जो अंतिम जनगणना होगी उसके आधार पर, यानी अभी तक तो 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है इस तरह का परिसीमन। और आवंटन तो हमने बताया है कि 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटन जो होगा, यानी जो लोकसभा की सीटें होंगी वह सीटें उतनी ही बनी रहेंगी। कब तक? 1926 तक वह सीटें उतनी ही बनी रहेंगी और उसका आधार वर्ष 1971 की जनगणना ही रहेगी। तो निर्वाचन प्रक्रिया में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्राप्त है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्राप्त है और यह जनसंख्या 2001 की जनगणना को इसका आधार बनाया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लोकसभा के निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति को नहीं अपनाया गया है। जब हमने राज्यसभा का निर्वाचन पढ़ा था या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था तो हमें पता चला था कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है, जबकि लोकसभा के निर्वाचन में ऐसा नहीं है। लोकसभा के निर्वाचन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। यह नाम अंग्रेजी में सुनने में थोड़ा कठिन लगता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे निर्वाचन पद्धति जिसमें कि जो व्यक्ति सर्वाधिक मत प्राप्त करे उस व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाए, भले वह मत बहुमत हो यानी 50% + 1 हो या उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वही विजयी घोषित किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल आम चुनाव की पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वह आम चुनाव की पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले भी लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। यह विघटन कैसे होगा? यह विघटन होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगर प्रधानमंत्री यह सलाह देता है कि अब कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो राष्ट्रपति उसे लोकसभा को उसकी सलाह पर विघटित कर सकता है। हमने राष्ट्रपति पढ़ाने के दौरान यह भी बताया था कि अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का विश्वास नहीं है, मतलब वह अल्पमत में है, तो वह चाहे तो उसकी सलाह मानने के लिए मना कर दे और किसी दूसरे दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दे। ठीक, ऐसा तब होता है जब प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया या सरकार के द्वारा लाया गया कोई प्रस्ताव
नहीं पारित हो पाता है, तब की स्थिति में राष्ट्रपति को यह लग जाता है कि सरकार अल्पमत में है, और ऐसी स्थिति में वह प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए मना कर सकता है। एक अन्य बात कि आपातकाल, सामान्य स्थिति में तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, किंतु आपातकाल में 6 वर्ष के लिए इसे, मतलब 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल समाप्त होते ही 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। अर्थात आपातकाल समाप्त होने पर अधिकतम 6 महीने तक ही लोकसभा अस्तित्व में रहती है। तो इस तरह का प्रावधान किया गया है कार्यकाल के विषय में। अब लोकसभा के सदस्य कौन व्यक्ति बन सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो 2 तरह की बातें हैं, पहली जो संविधान में दी गई हैं, और दूसरी संसद को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं कि संसद अपने निर्वाचन की अर्हता के लिए नियम बना सकता है। तो संविधान में क्या क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं कि 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए वह व्यक्ति। अब इसके अलावा जैसे भारत का नागरिक है और वह भारत का नागरिक व्यक्ति ही इसमें चुनाव लड़ सकता है, वह मतदाता के रूप में पंजीकृत है, तो यह सारी व्यवस्थाएं हमने राज्यसभा के दौरान भी पढ़ी थी, तो उनको दोबारा से यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। मुख्य रूप से राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए थी, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। आरक्षित सीट से अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो उसे आरक्षित समुदाय का सदस्य होना चाहिए। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय समुदाय हैं, इनके लिए सीटें आरक्षित हैं, तो वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो इस समुदाय का व्यक्ति हो, अर्थात वह इस तरह का प्रमाण पत्र रखता हो, जिसे जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। इस तरह का प्रमाण पत्र वह रखता हो, तभी वह इन आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ सकता है। आरक्षित सीटों के विषय में कंफ्यूज मत होइएगा। आरक्षित सीटों में केवल उम्मीदवार के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, मतदाताओं के लिए नहीं। अर्थात उनमें प्रत्येक व्यक्ति मतदान करेगा, केवल उम्मीदवार वही होंगे जिन समुदायों के लिए सीटें आरक्षित हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आरक्षित सीटें नहीं हैं उन सीटों पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। अर्थात यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का मतलब है कि कुछ सीटों पर तो उनका चयन अवश्य हो, बाकी सीटों पर वह सामान्य प्रतियोगिता के माध्यम से चुनाव लड़ करके और आ सकें। जो आरक्षित सीटें हैं उनमें प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं है, उनमें उन्हें अपने समुदाय के लोगों से ही प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, बाकी लोगों से प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ेगी। यह संविधान में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य अर्हताएं और निरर्हताएं राज्यसभा के सदस्यों के समान ही हैं। जैसे कि पागल या दिवालिया न हो वह व्यक्ति, भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचरण और चुनाव में भ्रष्टाचार के माध्यम से उसे दंडित न किया गया हो, उसने अपने खर्चे का ब्यौरा जो दिया है, चुनावी खर्चे का समय पर दे दिया, उसमें असफल न रहा हो। तो इस तरह के जितने भी राज्यसभा में हमने चर्चा की थी वह सारी इस पर भी लागू होती हैं। आप उसे पीछे जा कर के दोबारा दोहरा सकते हैं। इसके अलावा संसद कोई विधि बना करके उस किसी व्यक्ति को चुनाव के लिए रोकी न हो, अथवा 2 वर्ष से अधिक कारावास उसे न मिला, अर्थात किसी व्यक्ति को जो कि संगीन अपराध में दोष सिद्ध हो चुका है, जिसे सजा प्राप्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार है, रेप है और हत्या है, डकैती है, लूट है, तो इस तरह के अपराधों में किसी को किडनैप करना है, इस तरह के अपराधों में अगर कोई व्यक्ति संलिप्त रहा है, उसे सजा प्राप्त हो चुकी है, तो वह भी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस तरह से यह प्रावधान किया गया है। ये सारे प्रावधान लोकसभा और राज्यसभा में समान हैं, कुछ बातों को छोड़कर, जैसे लोकसभा में 25 वर्ष की आयु है और राज्यसभा में 30 वर्ष की। लोकसभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान ऐसे नहीं है, राज्यसभा में इस तरह का प्रावधान नहीं है जाति के विषय में। लोकसभा में आरक्षित सीट का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य होना अनिवार्य है चुनाव लड़ने के लिए। अब कुछ बातें हैं जैसे दोहरी सदस्यता, जिनके कारण से कि यह जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी सीट कैसे, उनका पद कैसे समाप्त होता है, इसके विषय में है कि दोहरी सदस्यता पहला तो है। दोहरी सदस्यता का मतलब है कि कोई व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं बन सकता, कि वह लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य हो, या किसी लोकसभा और किसी विधानसभा का सदस्य हो, तो ऐसी स्थिति में उसका एक पद समाप्त हो जाएगा। दूसरा निरर्हता। निरर्हता का मतलब कि जो भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके अनुसार जो भी निरर्हताएं, जो अयोग्यताएं उसके ऊपर अगर हैं,
तो उसके आधार पर भी वह सीट मुक्त उसकी खाली हो जाएगी, वह पद मुक्त हो जाएगा। अनुपस्थिति, अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक लगातार कार्यकाल में 60 दिन तक लगातार अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो रहा है, सत्र में उपस्थित नहीं हो रहा है, तब भी उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। त्यागपत्र, वह चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष के नाम से त्यागपत्र दे सकता है। न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित करना, कोई व्यक्ति अगर अवैध रूप से निर्वाचन में अवैध साधनों का प्रयोग करता है या फिर कोई जानकारी छुपाता है तो न्यायालय उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर सकती है। ऐसे में भी निर्वाचन या उसकी सीट रिक्त हो सकती है। सदन से निकाला जाना, अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को सदन से निकाल देती है, उसकी सदस्यता छीन लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसका पद मुक्त हो जाता है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, अगर कोई लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाता है तब भी उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये 7 कारण हैं जिनके कारण से लोकसभा सदस्यों को उनकी सदस्यता छोड़नी पड़ सकती है। अब इन सदस्यों को कौन व्यक्ति शपथ दिलाता है, हमने पहले ही चर्चा की थी कि राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इन व्यक्तियों को, इन सदस्यों को शपथ दिलाता है। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, सुविधाएं आदि का निर्धारण संसद स्वयं करती है कि उन्हें कितना वेतन भत्ता, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हमने किसको कितना वेतन मिलता है, टेलीफोन के लिए कितना मिलता है, यात्रा सुविधाएं कितनी मिलती हैं, इसका विवरण हमने नहीं दिया है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि यह सारी सुविधाएं संसद द्वारा निर्धारित होती है। और एक अन्य बात कि अगर कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना सत्र में अधिवेशन में उपस्थित होता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, अथवा कोई व्यक्ति सदस्य न होते हुए भी या अवैध रूप से निर्वाचित होने के बाद भी सत्र में उपस्थित होता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 500 रुपये ध्यान रखिएगा। अब लोकसभा में कुछ पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा का कार्य कैसे चलाया जाता है, लोकसभा में क्या क्या काम होते हैं, तो धीरे धीरे करके हम संसद की कार्य प्रक्रिया में जब जाएंगे तभी से पढ़ेंगे। अभी लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। लोकसभा में जो मुख्य पदाधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी, वह होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब यह चुनाव करने के लिए बैठक होती है और पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि पिछला जो अध्यक्ष है पिछली लोकसभा का, वह नई लोकसभा निर्वाचित होने के साथ ही वह उसका पद समाप्त हो गया। नई लोकसभा के निर्वाचन होने तक वह पद पे था, लेकिन जैसे ही पहली बैठक हुई वैसे ही वह उसका पद समाप्त हो गया। तो नई लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया होगी उसका संचालन कौन करेगा, तो इसके लिए व्यवस्था की गई है प्रोटेम स्पीकर की, यानी सामयिक अध्यक्ष की। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य हो। ज़्यादातर वरिष्ठ सदस्यों को बनाया जाता है और यह नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाता है। प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में लोकसभा में शपथ ग्रहण और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की कार्यवाही होती है। जब लोकसभा अध्यक्ष, नया लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो प्रोटेम स्पीकर अपना पद त्याग करके सामान्य सदस्य की तरह पद धारण कर लेता है और उसके बाद से सारी कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से कराई जाती है। तो इस तरह से हमने प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में जाना। प्रोटेम अध्यक्ष के कार्यकाल में उसकी कार्यवाही संचालन में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और अगली बैठक पर वह अपने पद पर बना रहता है तब तक जब तक कि अगली लोकसभा का चुनाव न हो जाए। अगर मान लीजिए लोकसभा विघटन के कार्यकाल में है, विघटन हो गया है और नया चुनाव नहीं हो गया है, तो भले साल 2 साल कई साल बीत जाएं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष का पद तभी खाली हो सकता है जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, अर्थात 5 वर्ष का कार्यकाल। त्यागपत्र देने पर वह चाहे तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है और लोकसभा द्वारा उसे हटाए जाने का संकल्प पारित किए जाने पर, अगर लोकसभा उसे हटाने का संकल्प पारित करती है तो 14 दिन का नोटिस दे करके और लोकसभा अध्यक्ष के सामान्य बहुमत जो है उस बहुमत के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब अगर रिक्त स्थान हो गया है, लोकसभा अध्यक्ष की सीट खाली हो गई है, तो उस स्थान को तो पुनः चुनाव करके लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करके उसे भरा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष काम क्या क्या करता है उसके बारे में जान लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहले तो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य काम कि सदन में कौन सा काम होगा,
कौन व्यक्ति बोलेगा, कौन कितने समय तक बोलेगा, किन प्रश्नों को उठाया जाएगा, किन प्रश्नों को नहीं कहा जाएगा, पूछा जाएगा, कौन व्यक्ति जवाब देगा, लिखित या अलिखित। इस तरह के सारे कार्यवाही से संबंधित काम लोकसभा अध्यक्ष करता है। वह लोकसभा में अनुशासन बनाए रखता है, लोगों को, जो सदस्य हैं उनको शांत रखता है और कार्यवाही के बीच समन्वय बनाकर रखता है। इसके अलावा भारत के संविधान में क्या नियम दिए गए हैं, लोकसभा में पूर्व उदाहरण के रूप में क्या नियम प्राप्त हैं, अर्थात पुरानी परंपरा के अनुसार, और लोकसभा में संचालन नियम जो बनाए गए हैं उनमें क्या है, इन सारे नियमों की व्याख्या भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष सदन को अगर गणपूर्ति नहीं है, गणपूर्ति का मतलब होता है कि सदन के जो कुल सदस्य हैं उनका 10वां हिस्सा, 10% अगर सदस्य नहीं है तो वह चाहे तो कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। तो गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन कर सकता है। मतों की बराबरी की स्थिति में मत देता है। सामान्य स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष मतदान नहीं करता, किंतु अगर किसी प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष के बराबर वोट हैं तो वह निर्णायक मत दे करके पक्ष को या विपक्ष को जिता सकता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता करता है। सामान्य स्थिति में साधारण विधेयक जो होते हैं, अगर लोकसभा उन्हें पारित कर दी और राज्यसभा उन्हें पारित नहीं कर रही है, और ऐसी स्थिति में अगर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अगर सदन का जो नेता है उसके आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त रूप से बैठक बुला सकता है। ऐसे गुप्त रूप से बैठक में वह चाहे तो कुछ लोगों को सदन में आने या सदन के गैलरी में आने के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। वही लोग गुप्त बैठक के दौरान आ सकते हैं जिन्हें लोकसभा का अध्यक्ष अलाउ करे, उन्हें कहे, उन्हें परमिशन दे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अर्थात किसी विधेयक में धन की निकासी, धन की उगाही, धन को खर्च करना या विनिमय करना, जिस भी तरह का निवेश करना, ये धन से संबंधित कार्य जुड़े हों वो धन विधेयक होते हैं और इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल उपबंध के आधार पर सदस्यों को निरर्हता का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल का मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, पार्टी के टिकट से, और उस पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है या उस पार्टी के पक्ष में मतदान करने से मना करता है, या कोई निर्दलीय सदस्य कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, कोई मनोनीत सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह की सदस्यता समाप्त होने की व्यवस्था का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष का काम बहुत ही स्वतंत्र और निष्पक्षतापूर्ण होना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या? पहली बात तो यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष को नॉर्मल सामान्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता, उसे विशेष बहुमत द्वारा पारित संकल्प से ही हटाया जा सकता है, और उस लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा उस पर 50 सदस्यों के समर्थन पर ही वह प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया बहुत सामान्य नहीं है, विशेष प्रक्रिया है, महाभियोग जैसी है, महाभियोग तो नहीं है लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। तो इसलिए यह उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखती है। सरकार का दबाव या किसी पार्टी का दबाव उस पर न पड़े, इसका यह ख्याल रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद करती है, यह सरकार के ऊपर भारित नहीं है, संचित निधि पर भारित है, इसलिए भी यह अपने कार्य को स्वतंत्रता और निष्पक्षता पूर्वक कर सकता है। उसके कार्यों व आचरण की न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना। लोकसभा का अध्यक्ष किस तरह के कार्य कर रहा है, किस तरह के आचरण रख रहा है, उसकी न तो सदन में चर्चा की जाएगी और न ही उसकी आलोचना की जाएगी, मतलब उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने के लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने जिन भी कार्यों या शक्तियों का प्रयोग किया है वह न्यायालय के अंतर्गत चुनौती उन्हें नहीं दिया जा सकता, अर्थात वह न्यायालय के क्षेत्र से बाहर होते हैं। तो इस तरह से न्यायालय का भी दबाव लोकसभा अध्यक्ष पर सामान्य स्थिति में नहीं बनता है। वह केवल मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करता, मतलब वह सामान्य स्थिति में निष्पक्ष रहता है। और वरीयता क्रम के अनुसार वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ होता है। जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल में वह 7वें नंबर पर आता है,
कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर उसका प्रोटोकॉल रखा गया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री का दबाव उस पर नहीं चलेगा, वह मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर प्रोटोकॉल रखता है। अब लोकसभा अध्यक्ष के अलावा एक अन्य पद होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का पद तब के लिए काम आता है जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो या अचानक से उसकी सीट रिक्त हो गई हो। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष की सारी कार्यों को, शक्तियों का, उसकी भूमिकाओं का संचालन करने के लिए लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालता है और इसका लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसका भी कार्यकाल वही जब तक लोकसभा रहती है, यानी 5 वर्ष का होता है। सामान्य रूप से इसे भी लोकसभा एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटा सकती है। इसकी सदस्यता समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर और पद से हटाने के संकल्प पारित करने पर ही इसका पद रिक्त होता है, पद समाप्त होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता बल्कि संसद का प्रतिनिधि होता है, इसलिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के साथ यह शक्ति भी शामिल है कि उपाध्यक्ष जिन, यहाँ पर गलत लिख गया है, सॉरी, उपाध्यक्ष जिन संसदीय समितियों में शामिल होता है उनका स्वतः ही अध्यक्ष बन जाता है। यह इसके साथ विशेषाधिकार है कि जिन भी संसदीय समितियों में वह सदस्य के रूप में शामिल होगा उनका अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ही बनाया जाएगा। 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष सत्ताधारी दल का और उपाध्यक्ष विपक्ष दल का होता है। यह एक नई परंपरा का चलन शुरू हुआ है कि इसके पहले 10वीं लोकसभा तक, मतलब 10 लोकसभाओं के तक यह नियम था कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव जीतता है वह लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन सकता है। किंतु अब 11वीं लोकसभा से यह परंपरा शुरू हुई है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का और उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है। यह एक परंपरा के रूप में, कहीं लिखित रूप में नहीं है, परंपरा के रूप में इसका पालन होता है। इसके अलावा इसके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद समय समय पर करती है, सांसद नहीं बल्कि संसद समय समय पर करती है। तो हमने देखा कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा के सदस्य क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लोकसभा के कौन से पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इत्यादि के बारे में हमने देखा। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए एक सचिवालय होता है। सचिवालय में कर्मचारियों का एक समूह होता है। उन कर्मचारियों के द्वारा लोकसभा के मंत्रियों को, लोकसभा सदस्यों को, सरकार के मंत्रियों को सहायता दी जाती है और लोकसभा की कार्यवाही का संचालन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकसभा जो संसद का निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न आपके होंगे उन्हें अवश्य आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। महादेव।